Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है हैवी मेटल्स और टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। हम बात करेंगे कि हैवी मेटल्स क्या होते हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स क्या होती है, कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और कौन से हैवी मेटल्स हैं जो पोल्यूटेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं। टर्म हैवी मेटल का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके वीडियो लेक्चर में। The term heavy metal refers to any metallic chemical elements that has relatively high density and is toxic or poisonous even at low concentration। तो पता लगा कि जो टर्म हैवी मेटल है हम उन मेटेलिक केमिकल एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं जो अगरचे हम लो कंसंट्रेशन में भी यूज़ करें तो भी वो टॉक्सिक, तो भी वो पॉइजनस होते हैं। एग्जांपल ऑफ हैवी मेटल्स में मरकरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, थैलियम है और लेड वगैरह। सम हैवी मेटल्स आर पोल्यूटेंट्स। कुछ हैवी मेटल्स हैं जो कि पोल्यूटेंट्स हैं विद हार्मफुल इन्फ्लुएंस ऑन नेचुरल इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। मिसाल के तौर पे मरकरी और लेड एक ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट का मसला है, पोल्यूशन की वजह हैं। वाइल अदर्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जबकि कुछ हैवी मेटल्स हैं जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट। लेकिन ताहम अगर ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करें तो ये हार्मफुल हो सकते हैं। हैवी मेटल पोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? खुश्की का, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ आबादियाँ हैं, जहाँ जानवर हैं। हैवी मेटल पोल्यूशन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा कंसर्न है। कुछ वजूहात की वजह से। क्यों कंसर्न है? फॉर ए नंबर ऑफ रीज़न। कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनके कारण हैवी मेटल पोल्यूशन एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक मसला है। पोल्यूटेंट्स इन द सॉइल may be absorbed through the roots together with soil water in which they are dissolved। सॉइल वाटर से पोल्यूटेंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड दे में आइदर कॉज इंजरी टू द प्लांट्स, या तो ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि प्लांट्स ने पानी लेना है सॉइल वाटर से। जब प्लांट सॉइल वाटर से पानी लेगा और अगर सॉइल वाटर में ये पोल्यूटेंट्स हो गए हुए तो प्लांट्स इन पोल्यूटेंट को भी सॉइल वाटर से कैरी करेगा और प्लांट्स के लिए एक मसला बन जाएगा, प्लांट की इंजरी हो जाएगी, प्लांट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। या ये हो सकता है कि अगर हम ऐसे प्लांट्स को यूज़ करें, ऐसे पौधों को, ऐसी फसलों को खा लें तो फूड चेन के प्रोसेस के थ्रू ये इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी ये मसला बन सकते हैं। मेटल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एरोसोल। एटमॉस्फेरिक एरोसोल क्या होता है? ये जो फ़ज़ा है लाइक रेन वाटर होगी, फॉग वाटर होगी, मे बी डेपोजिटेड ऑन टू प्लांट सरफेस। ये प्लांट सरफेस पे ही फॉग वाटर और रेन वाटर डेपोजिट होती हैं। अनलाइक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में अच्छाई क्या है? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का ये होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो ब्रोकन डाउन टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी। तो चूँकि खुद ब खुद या आसानी से, खुद ब खुद तो नहीं कहना चाहिए, आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। लेकिन जो हैवी मेटल्स हैं कैन नॉट बी डिग्रेडेड। इनको आप एज इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इनको डिग्रेड नहीं कर सकते एंड विल रिमेन इन द सॉइल परमानेंटली अनलेस दे आर लीच्ड आउट। अगर सॉइल पे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पड़े हों तो उनमें क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लेकिन अगर सॉइल के सरफेस पे हैवी मेटल्स पड़े हों तो वो वहीं पड़े रहेंगे, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, जहाँ तक कि सॉइल की सतह से नीचे जो ग्राउंड वाटर है वहाँ चले जाएंगे, परकुलेट्स कर जाएंगे सॉइल से ग्राउंड वाटर की तरफ। ये चीज़ कहलाती है लीचिंग। सॉइल पे पड़ी हुई चीज़, सॉइल हैवी मेटल जो सॉइल के सरफेस पर हैं वो लीच करके, परकुलेट्स करके ग्राउंड वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। When they are leached out, heavy metals move into surface and ground water and may eventually end up in drinking water। जब ये heavy metals ground water या surface water के साथ मिक्सअप हो जाएंगे तो फिर हम उसी वाटर को, ग्राउंड वाटर को, उसी नदी नाले के पानी को जब इस्तेमाल करेंगे फॉर ड्रिंकिंग पर्पस तो मसला। The pH of the soil is controlling factor in the leaching of a many metals from soil। अगर हमने बहुत सारे मेटल्स हैं जिनकी लीचिंग हो रही होती है
उसमें जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो पीएच है सॉइल की। द ग्रेटर द एसिडिटी, बड़ी अहम बात, द ग्रेटर द एसिडिटी द मोर ऑफ द मेटल विल लीच आउट। द ग्रेटर द एसिडिटी द मोर ऑफ द मेटल विल लीच आउट। अगर सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा होगी तो इस बात का चांस ज़्यादा है कि सॉइल से मेटल नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर की तरफ लीच करेंगे, परकुलेट करेंगे, चले जाएंगे। ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज द लीचिंग ऑफ ए टॉक्सिक एल्यूमिनियम फ्रॉम सॉइल। हमारा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ख़तरे की बात है, फ़िक्र की बात है, वो ये है कि जो टॉक्सिक एल्यूमिनियम सॉइल से लीच कर जाता है एसिडिक कंडीशन में। अगर सॉइल में एसिडिक कंडीशन होगी, पीएच एसिडिक होगी, तो एल्यूमिनियम सॉइल से लीच कर जाता है। तो एल्यूमिनियम बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। एल्यूमिनियम कैन हैव डैमेजिंग इफेक्ट्स बोथ ऑन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्वाटिक इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए एल्यूमिनियम मसला है। एल्यूमिनियम टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक इकोसिस्टम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ हैवी मेटल्स, बड़ी अहम बात क्या है, हैवी मेटल्स क्या, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस क्या है। देखें, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस किनको कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी जिसमें इंसानी करतूत शामिल हो। इंसानी करतूत किस नौइयत के, वो माइंस हैं, स्मेल्टर है, नुमेरियस अदर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है। माइन तो कानकुनी हो गई जिस पे हम ज़मीन से कोयला निकालते हैं। स्मेल्टर्स भी क्या है, इसी तरह की एक चीज़ है। और ज़मीन पे हम ज़मीन के जो अंदर पोशीदा ख़जाने हैं और वो निकालते हैं, तो उनको हम स्मेल्टरिंग कहते हैं। और दूसरे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। हैवी मेटल्स हैव बीन यूज्ड इन मैनी पेस्टिसाइड प्रिपरेशन। हम पेस्टिसाइड प्रिपरेशन के लिए हैवी मेटल को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हैवी मेटल्स टॉक्सिक हैं। जब हैवी मेटल टॉक्सिक हैं, इनको हम पेस्टिसाइड प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनकी डेथ, उनकी किलिंग ईजी हो जाती है, लेकिन इसका फिर एडवर्स इफेक्ट भी होता है। अर्बन डस्ट, शहरी, जो हम इसे कहेंगे शहरी डस्ट। अर्बन डस्ट में कंटेन हैवी मेटल्स, हैवी एलिमेंट्स इमिटेड बाय इंडस्ट्रियल एंड अदर अर्बन एक्टिविटीज़ की वजह से अर्बन डस्ट के अंदर बहुत सारे हैवी मेटल शामिल हो जाते हैं। अर्बन एरोसोल और रीसस्पेंडेड स्ट्रीट डस्ट में बी डेपोजिटेड ऑन वेजिटेबल गार्डन इन अर्बन एरियाज। शहरी इलाकों में, आबादी वाले इलाकों में जो सड़कों की जो गर्द है वो बड़ा एक मसला है। उसके अंदर बहुत सारे हैवी मेटल होते हैं जो कि समटाइम सस्पेंडेड होते हैं स्ट्रीट डस्ट में, रोड डस्ट में। शहरी अर्बन एरियाज में जो डस्ट पाई जाती है वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स पोल्यूटेंट्स हैं। अर्बन स्ट्रीट डस्ट में आल्सो भी पिकड अप बाय चिल्ड्रन। बच्चे मासूम हैं, इन चीज़ों को हाथ लगा देते हैं जब बाहर खेल रहे होते हैं, या कुछ बच्चे तो बाहर से मिट्टी मुंह में डाल लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं। अब वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, हम कहते हैं कि मिट्टी खाली, मिट्टी नहीं है, उसमें पोल्यूटेंट्स हैं, दुनिया जहाँ के हैवी मेटल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, बड़ा मसला है। ऑफ मेजर कंसर्न आर लेड एंड कैडमियम। सबसे बड़ा जो मसला है वो लेड का और कैडमियम का। लेड तो बहुत मशहूर पोल्यूटेंट्स है कि बच्चे इसको दीवारों पे जो पेंट लगा होता है उसको चाटते हैं, या वो मिट्टी जिसमें लेड है वो खाते हैं, तो बच्चों में लेड पॉइजनिंग हो जाती है। और सीवेज स्लज एंड स्लज फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन हैव extremely high level of heavy metals, and when these sludge are disposed of in the environment, the toxic metals are released. जब हम इस स्लज को डिस्पोज करते हैं किसी इन्वायरमेंट में, तो वहाँ इस स्लज के अंदर जो हैवी मेटल है वो इन्वायरमेंट में चला जाता है और मसला बन जाता है। अ कॉमन प्रैक्टिस इज़ टू स्प्रेड सेवेज स्लज ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। ये एक आम प्रैक्टिस है कि हमारा किसान चूँकि गरीब है तो एग्रीकल्चरल लैंड पे वो खाद अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो खाद का मुतबादल के तौर पे सीवेज स्लज सेडिमेंट्स वगैरह डालता है, फसलों में डाल देता है, खेतों में डाल देता है सीवेज स्लज। और इस सीवेज स्लज के अंदर हैवी मेटल होते हैं जो कि फिर फसलों से ज़मीन पर आ जाते हैं। इन फसलों को आने जानवर चरते हैं, इंसान इस्तेमाल करते हैं, तो इंजेक्शन के थ्रू इंसान के अंदर चले जाते हैं, फसलों के अंदर चले जाते हैं। सवाल यह है कि किसान सीवेज स्लज को डालता क्यों है एग्रीकल्चर लैंड पे? वो इसलिए डालता है कि सीवेज स्लज समटाइम न्यूट्रेंट्स से भरपूर होते हैं। इनमें ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि फसलों की बढ़ोतरी, ग्रोथ का किरदार अदा करते हैं।
द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल इन स्लज में कैंसल इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट। अगरचे स्लज का थोड़ा बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट है, लेकिन जो स्लज का हार्मफुल इफेक्ट है हैवी मेटल्स होने की वजह से, वो स्लज के बेनिफिशियल इफेक्ट्स को कैंसिल कर देता है। फॉर दिस रीजन द हैवी मेटल कंटेंट ऑफ स्लज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस केयरफुली यूज्ड, कंट्रोल्ड, अपनी मर्जी से नहीं डालना, केयरफुली देख कर डालना है। लैंडफिल साइट्स आर यूज्ड टू डंप सॉलिड वेस्ट। लैंडफिल साइट्स क्या होती हैं? बाज़ औक़ात हम ज़मीन में एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर अपना सारा वेस्ट डुबा देते हैं, सारा वेस्ट मटेरियल, सारा दुनिया जहां का गंद ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें डुबा देते हैं। वहाँ से मसला क्या होता है, वो सारा गंद, वो सारे पलूटेंट्स ज़ेरे ज़मीन पानी के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लैंडफिल साइट्स आर यूज्ड टू डंप solid waste from various sources, domestic refuse, sewage sludge, furnace ash and fly ash from power station and industrial boilers, incinerator residue sludge from paper milk। यानी इन सब जगहों से, इन सब चीज़ों का जो वेस्ट है, वो वेस्ट हम समटाइम अपनी नाअहली या कम इल्मी जहालत की बना पर लैंडफिल साइट्स में जब डंप करते हैं, तो उससे हमारा सरफेस वाटर, हमारा ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। किस तरह के हैवी मेटल्स और दूसरे बहुत सारे पोल्यूशन उसमें मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं। मेटल पोल्यूटेंट्स कैन ईजिली बी मोबिलाइज फ्रॉम पुअरली मेंटेन्ड लैंडफिल। अगर हमारी लैंडफिल पुअरली मेंटेन है तो बहुत खौफनाक की बात है। एल्यूमिनियम की तरफ आते हैं। एल्यूमिनियम क्या है? ये एक हैवी मेटल है। एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट and it is major component of many common minerals. Aluminium is one of the most frequently analyzed metal in soil, sediment, sludge, rocks, minerals and plants and animal tissue. Aluminosilicates, इसमें फेल्सपार, माइका वगैरह आ जाते हैं, contain significant quantities of aluminium. But aluminium is also found in non-silicate minerals. For example, gibbsite mineral soil contain aluminium 1 से लेकर 12%। जो मिनरल सॉइल है उसके अंदर एल्यूमिनियम की परसेंटेज कितनी है? 1 से लेकर 12% तक एल्यूमिनियम हो सकता है। और इसके बरक्स जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसमें एल्यूमिनियम की परसेंटेज कम है, 0.05% से 0.5% एल्यूमिनियम। 0.05 से 0.5% एल्यूमिनियम ऑर्गेनिक सॉइल में होने के चांसेस हैं, जबकि मिनरल सॉइल में 1 से लेकर 12 तक एल्यूमिनियम होने के चांसेस हैं। जो हमारा करंट कंसर्न अबाउट एसिड डेपोजिशन आर फोकस्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म सॉइल and water acidification mainly because of leaching of a soluble aluminium ion. Mobile aluminium has an important influence on soil pH. वो aluminium जो मोबाइल है, जो मूवेबल है, वो सॉइल pH पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उसका एक बड़ा असर होता है सॉइल पोल्यूशन पे। एल्यूमिनियम इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन सोल्यूशन pH। जो भी सॉइल का pH है उस पर डिपेंड करता है एल्यूमिनियम की मुख्तलिफ फॉर्म्स। एल्यूमिनियम के नुकसानात कौन कौन से हो सकते हैं? एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखें, इसमें एक बात यह है कि प्लांट्स के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए एल्यूमिनियम कोई बड़ी लाजमी चीज़ नहीं है, लेकिन दावा किया जाता था, ये समझा जाता था कि प्लांट्स को एल्यूमिनियम चाहिए, तो फिर हम उसको जब एल्यूमिनियम प्रोवाइड करते थे तो जिसकी वजह से हमारी ज़मीन बर्बाद हो जाती थी। Aluminium is not essential for plant growth, although a beneficial role has been claimed for some plant species. Instead, increasing attention has been given over the years to the potential toxicity of a mobile aluminium to plant growing on acid soil. एल्यूमिनियम प्लांट्स के लिए कोई लाजमी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम फिर भी यूज़ करेंगे तो जैसे पोल्यूशन हो जाएगी, उसका एडवर्स इफेक्ट है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम लेवल इन सॉइल एसिड सॉइल में बी हाई एनफ टू बी फाइटोटॉक्सिक। अगर एसिड सॉइल में एल्यूमिनियम का लेवल ज़्यादा होता है, जिसके मसला क्या होता है, ये प्लांट्स के लिए पॉइजनस है, जिसको हम बोलते होते हैं फाइटोटॉक्सिक। ये टर्म यूज़ करते हैं फाइटोटॉक्सिक। इस टर्म का मतलब होता है पॉइजनस टू प्लांट्स। पॉइजनस टू प्लांट्स क्यों है? क्योंकि एसिड सॉइल में एल्यूमिनियम लेवल अगर हाई हो तो ये पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए एक जहर है। एंड दिस इज़ यूजुअली रेमेडी बाय लाइमिंग दिस सॉइल। अब इसका हल क्या है? उस सॉइल को हमें
लाइमिंग करनी होती है, कोई बेस देनी होती है। एल्यूमिनियम आल्सो अफेक्ट नाइट्रोजन अपटेक, नाइट्रोजन अपटेक पर भी इफेक्ट करता है। कन्वर्सली इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द सॉइल may influence the uptake of aluminium by a particular plant species। लेकिन पौधों को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा दरकार होती है बतौर खाद, और एल्यूमिनियम क्या करता है, वो नाइट्रोजन अपटेक को मुतासिर करता है, पौधों को पिक नहीं करने देता, पौधों को अब्जॉर्ब नहीं करने देता नाइट्रोजन। द लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम सॉइल इनटू ग्राउंड वाटर कुड बी पोटेंशियल कंसर्न as an association between aluminium and Alzheimer disease has been demonstrated। ये समझा जाता है कि सॉइल से जब एल्यूमिनियम लीच करने का मतलब परकुलेट करके सॉइल से जज़ब होकर ज़ेर ज़मीन पानी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ज़ेर ज़मीन पानी के साथ एल्यूमिनियम मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसे पानी को हम इस्तेमाल करें तो हमें बीमारियां होती हैं, जिसमें से एक अल्ज़ाइमर डिजीज़ है, जिसमें हम चीज़ों को भूल जाते हैं। आर्सेनिक की तरफ आते हैं। आर्सेनिक क्या है, ये एक दूसरा हैवी मेटल है, पोल्यूटेंट्स हैं। आर्सेनिक इज फाउंड एट लेवल बिटवीन 1 से 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम इन रॉक्स में जो रॉक्स में जो आर्सेनिक का लेवल है वो 1 से लेके 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम पे है। लेकिन सॉइल में जो लेवल है आर्सेनिक का वो 0.2 से 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम देखा गया है। Soil to which arsenic has been employed in the past can have concentration greater than 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम। ये देखा गया है कि अगर माजी में पहले ज़मीन पर जिस जगह पे आर्सेनिक यूज़ किया गया तो वहाँ आर्सेनिक की कंसंट्रेशन 500 मिलीग्राम से भी ज़्यादा हो गई। देखिए, अगर हैवी मेटल हम कहीं यूज़ करें ना कहीं ज़मीन में, तो हैवी मेटल ऐसी चीज़ है जो डिग्रेड तो हो नहीं सकती, फिर वहाँ पड़ी रहती है, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही रहती है जो कि मसला करती है। वाइल सॉइल ओवरलाइंग सल्फाइड डिपॉजिट कैन हैव हाई लेवल 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम। देखें नेचर में क्या है, आर्सेनिक जो रॉक में सिर्फ 1 से 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम और सॉइल में सिर्फ 0.02 से 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम की रेंज में है। लेकिन अगर हम आर्सेनिक को किसी ज़मीन पे कहीं पास्ट में भी हमने इस्तेमाल किया होगा तो उसका लेवल 500 से भी बढ़ जाएगा, और वो जगह जिस जगह में सल्फाइड डिपॉजिट होंगे उस जगह पे तो आर्सेनिक का लेवल 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम से भी बढ़ जाएगा। आर्सेनिक का सिंबल होता है AS। आर्सेनिक कंपाउंड कैन बी एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हाँ, पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए आर्सेनिक बहुत टॉक्सिक है। नेचुरल लेवल ऑफ आर्सेनिक इन सॉइल आर जनरली नॉट कंसीडर्ड एज बीइंग हैजर्डियस। जो नेचुरल लेवल है ना आर्सेनिक का वो तो ओके है, कोई मसला नहीं, नेचुरल लेवल कोई इतना हैजर्डियस नहीं है, गुजारा होता है, कोई नुकसानदेह नहीं। लेकिन अगर नेचुरल लेवल से आर्सेनिक ज़्यादा हो जाता है तो फिर बड़ी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। द टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिक डिपेंड ऑन केमिकल फॉर्म। 1970 से पहले इनऑर्गेनिक आर्सेनिक कंपाउंड वर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एज पेस्टिसाइड, डिफोलिएंट्स एंड इवन इन एनिमल फूड एडिटिव्स। देखें 1970 से पहले जब इंसान को ज़्यादा नहीं पता था, साइंस के बारे में जानकारी इस लेवल की नहीं थी, तो हम आर्सेनिक को यूज़ करते थे एनिमल की फूड के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, और एक टर्म यहाँ यूज़ हो रही है डिफोलिएंट्स। डिफोलिएंट्स क्या होता है? डिफोलिएंट्स होता है कि अगर हमने दरख्तों से, पौधों से पत्तों को रिमूव करना हो, डिफोलिएंट्स कहते हैं ऐसी चीज़ जिसमें जो हमारी हेल्प करे पत्तों को रिमूव करने में। ये एक केमिकल होता है डेट रिमूव लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स यूज्ड इन वारफेयर। देखें जो डिफोलिएंट है ना, डिफोलिएंट बुनियादी तौर पे जैसे पेस्टिसाइड एक केमिकल है तो डिफोलिएंट भी एक केमिकल है। तो पौधों को अगर हमने पत्तों से महरूम करना हो तो हमें एक केमिकल यूज़ करने होते हैं जिनमें से डिफोलिएंट्स इनको कहते हैं। तो इनमें आर्सेनिक यूज़ होता था। कैडमियम की बात करते हैं। कैडमियम में भी एक पोल्यूटेंट्स है, बड़ा ही हैवी मेटल्स पोल्यूटेंट्स है। कैडमियम इज़ वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, प्लास्टिक्स, बैटरीज, जी हाँ, एंड मेटल प्लेटिंग।
Cadmium is a major concern in sewage treatment work as sewage sludge containing high level of cadmium cannot be used for fertilizing soil। देखिए जिस सीवेज स्लज को जब फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ करना होता है तो उसे ब्लाइंडली अंधाधुंध नहीं मिक्स कर देते खेतों में, उसको देखते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर सीवेज स्लज में कैडमियम का लेवल ज़्यादा है तो उसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स में अक्यूमुलेशन हो जाती है कैडमियम की। फिर इन प्लांट्स को जब एनिमल खाएंगे तो ये कैडमियम एनिमल की बॉडी में आ जाएगा, उन एनिमल को जब मैं और आप खाएंगे तो हमारी बॉडी में आ जाएगा और ज़िंदगी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। रिजल्टिंग लेवल ऑफ कैडमियम इन प्लांट टिश्यू कुड बी हैजर्डियस टू एनिमल एंड ह्यूमन कंज्यूमिंग द प्लांट एज फूड। अगर हम ऐसे पौधों को ऐसी फसलों को बतौर खुराक इस्तेमाल करें जिनमें कैडमियम का लेवल हाई है तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह बात है। कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम की बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम इज हाई, कितनी हाई? 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम। 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम हैव बीन मेजर्ड इन सॉइल नियर टू माइन। किस जगह पे? जहाँ माइन हो, स्मेल्टर हो। स्मेल्टर क्या, हमने पहले भी बात की है कि स्मेल्टर क्या होता है। यहाँ मैंने बॉटम पे लिखा है कि स्मेल्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू ओर। हम ओर को हीट देते हैं जिससे क्या होता है, हम मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट बेस मेटल, it is a form of extractive metallurgy, it is used to extract many metals from their ore। और में से मेटल को निकालने के प्रोसेस जिसमें हम हीट देते हैं, इसको कहते हैं स्मेल्टिंग। तो जिस जगह पर स्मेल्टिंग की जाती है, स्मेल्टर्स लगे हों या कान कुनी के लिए माइंस हों, तो वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम ज़्यादा हो गई। कैडमियम कैन कॉज क्या 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 कैडमियम क्या? हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज एंड स्टेरिलिटी अमंग मेल। हाँ जी, बड़ा मसला है। देखो भाई, कैडमियम से बचो, ऐसे फसलें न खाओ, ऐसे पौधे न खाओ। चेक करो, ध्यान करो अपनी खुराक का कि अगर कैडमियम होगा तो क्या होगा। बड़े बड़े मसले, किडनी डैमेज, हाई ब्लड प्रेशर और स्टेरिलिटी, लॉस सिर्फ इन मेल। लॉन्ग टर्म एक्सपायर कैन कॉज बोन टू बिकम ब्रिटल, हड्डियां भी तड़क जाती हैं। खुदाया रहम। जापान में 1950 में क्या हुआ, 100 के करीब बंदे इंतकाल कर गए, मर गए फ्रॉम कैडमियम पॉइजनिंग caused by consumption of a rice grown on cadmium contaminated soil। जापानियों को पता नहीं था कि जिस ज़मीन पर वो चावल की फसल उगाना चाह रहे हैं वो ज़मीन आलूदा हो चुकी है कैडमियम से। तो जब चावल की फसल ऐसी ज़मीन पर उगाई जो कि आलूदा थी कैडमियम से, तो तकरीबन 100 के करीब बंदे इंतकाल, मर गए। फिर उन्होंने देखा कि इस ज़मीन से जो चावल मिले उनको खाने से बंदों का इंतकाल क्यों हो रहा है। तो तहकीक की तो पता चला कि उस ज़मीन पे कैडमियम था जो कि हैवी मेटल है, पॉइजन है। सिंस देन कंडीशन हैज़ बीन नोन है, तो तब उससे कहा जाता था, जापानी कहते थे इट हाई डिजीज़, इट हर्ट बिकॉज पेन एक्सपीरियंस बाय सफर। क्योंकि लोग सिर्फ ऐसे नहीं बैठे और इंतकाल करके, बड़े दर्द उन्होंने पेन सफ़र, बहुत उन्होंने दर्द से हर्ट हुए, फिर इस तरह उनकी डेथ हो गई। अब आते हैं दूसरा हैवी मेटल्स, एक और हैवी मेटल्स क्रोमियम की तरफ। मेजर इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ क्रोमियम इन द एनवायरनमेंट आर नॉन फेरस मेटल प्लांट्स, स्टील वर्क, ऑर्गेनिक केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, पेपर पल्प प्रोडक्शन, पेपर मिल, बोर्ड मिल, पेपर बोर्ड, बिल्डिंग पेपर, ये सब चीज़ें क्रोमियम के सोर्स हैं। यहाँ से क्रोमियम फैलता है एनवायरनमेंट में। तो अगर हम इन चीज़ों को क्रोमियम फ्री कर दें या एक केयर करें कि क्रोमियम ज़्यादा ना फैले एनवायरनमेंट पर, तो हम क्रोमियम से बच सकते हैं। ये बहुत सारी एक तवील फहरिस्त लिखी हुई है, आपने इसे खुद पढ़ना है। नेचुरली अकरिंग क्रोमियम जो है वो अबिक्वस, इसका क्या मतलब होता है? हर जगह पाया जाना, फाउंड एवरीवेयर। यूबिक्विटस इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो हर जगह पाई जाए। तो जो नेचुरली अकरिंग क्रोमियम है ना, वो हर जगह, सॉइल में भी है, वेजिटेशन में भी है। ऑल्दो इट्स कंसंट्रेशन आर जनरली वेरी लो एक्सेप्ट ओवर सर्पेंटाइन डिपॉजिट्स। तो यहाँ एक वर्ड आ गया सर्पेंटाइन। तो आप में से कोई बता सकता है कि सर्पेंटाइन क्या होता है?
जो नेचुरली अकरिंग क्रोमियम्स है वो हर जगह पाया जाता है। सर्पेंटाइन एक मिनरल होता है, एक आप यूँ समझें कि ख़ास किस्म की रॉक्स को हम सर्पेंटाइन कहते हैं, वहाँ क्रोमियम जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वैसे तो सॉइल और वेजिटेशन में कंसंट्रेशन आर जनरली वेरी लो एक्सेप्ट ओवर सर्पेंटाइन डेपोजिट। जो सर्पेंटाइन डेपोजिट है ये एक किस्म की चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, मिनरल है, एक ख़ास किस्म की ग्रीसी वैक्सी सी होती है, तो उस पे क्रोमियम ज़्यादा होता है। अब लेवल ऑफ क्रोमियम की बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ क्रोमियम इन सम सॉइल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पेरेंट मटेरियल, जहाँ रिच इन क्रोमाइट, अगर उसमें वो सॉइल रिच इन क्रोमाइट होगी तो वहाँ लेवल ऑफ क्रोमियम हाई है। एवरेज क्रोमियम कंसंट्रेशन इन स्लज की बात करते हैं तो एवरेज क्रोमियम कंसंट्रेशन इन स्लज 10 टू बिटवीन 100 से लेकर कितना 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम, बट इन एक्सट्रीम केसेस लेवल ऑफ ऑलमोस्ट, हाँ देखिए 10,000 मिलीग्राम पर किलोग्राम से भी ज़्यादा हो जाता है, या इतना मेजर किया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम इन सॉइल आर जनरली इन द रेंज ऑफ 1 to 2000 मिलीग्राम पर किलोग्राम, आल्दो एट सम सॉर्ट लेवल इज हाई। कितना हाई? 10,000 मिलीग्राम पर किलोग्राम भी रिपोर्ट किया गया है, मेजर किया गया है, देखा गया है। क्रोमियम को मीठी चीज़ नहीं है, बड़ी टॉक्सिक चीज़ है। क्रोमियम इज़ ए टॉक्सिक टू एनिमल एंड ह्यूमन। शुक्र है ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक है, वरना हमने जानवरों को ही दे देना था क्रोमियम, बट लेस टू प्लांट्स। लेकिन पौधे पौधे ओके हैं इसके साथ। हेक्सावेलेंट क्रोमियम इज ए सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्सिनोजन। जो देखिए क्रोमियम दो तरह का होता है, उसके एक क्रोमियम 3 और क्रोमियम 6। यह ख्याल किया जाता है कि जो क्रोमियम 6 है हेक्सावेलेंट क्रोमियम, वो कार्सिनोजन है, ह्यूमन कार्सिनोजन है। Inhalation and ingestion are the main routes of human exposure to chromium. The toxicological effect of chromium poisoning include lung and kidney damage, inactivation of a various enzyme and skin disorder। ये मसले होते हैं क्रोमियम से, ये टॉक्सिसिटी होती है क्रोमियम से, ये नुकसान करता है क्रोमियम। क्या करता है? गुर्दे फेल, किडनी फेल, एंजाइम तबाह, स्किन बर्बाद। इनहेलेशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड फ्यूम एंड डस्ट एज वेल एज हेक्सावेलेंट क्रोमियम साल्ट कैन लीड टू लंग कैंसर। अल्लाह बचाए, लंग कैंसर हो जाता है, लंग डिजीज हो जाती है। कौन कौन से लंग डिजीज? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकियोल्स में सूजन हो जाती है, वो स्वेल कर जाती हैं, या पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा क्या है? या मैंने बॉटम पे लिखा है कि पल्मोनरी एडिमा एक कंडीशन है जिसमें जो लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, यूँ समझें कि गुर्दों के अंदर पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। लेड पॉइजनिंग का ना बच्चों में ज़्यादा चांस होता है। कैसे? जो पेंट हम दीवारों पे करते हैं उसके अंदर लेड होता है, तो बच्चे मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो दीवारों को चाटने लगते हैं। तो जब दीवारों को चाटने लगते हैं तो लेड के कुछ ज़र्रे बच्चों के अंदर चले जाते हैं, जिनकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो जाती है। उसका एक हल क्या है? हल आपने सोचना है, बहुत सारे हल हैं। वैसे तो मौलजीन ज़्यादा बेहतर हल बताएंगे, लेकिन उसमें केमिस्ट्री में उसका एक हल होता है कि हम उसको एक और केमिकल देते हैं जो लेड को ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका इंजेक्शन लगाते हैं। सर दस्त मेरे जहन में वो नाम नहीं आ रहा। EDTA, जी हाँ, EDTA जो है उसमें ये सलाहियत होती है कि वो लेड को कैप्चर कर लेता है। अच्छा, एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन सॉइल है 15 से 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम। लेड इज नेचुरली प्रेजेंट इन गैलिना सॉइल derived from weathering of this mineral may have high lead content. मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ लेड। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? इंसानी एक्टिविटी, जैसे कि माइंस हो गए, स्मेल्टर्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए, इंसानी करतूत समझ लें, वो एक मेजर वजह है लेड की। इसमें क्या है? यूज़ ऑफ लेड एज ए पेट्रोल एडिटिव, हम पेट्रोल में लेड डालते हैं। लेड माइनिंग एंड स्मेल्टिंग, प्रिंटिंग, लेड पेंट फ्लेक्स है, सीवेज स्लज में भी लेड है। एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड कंटेनिंग लेड कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल लेड आर्सेनेट। लेड इन सस्पेंडेड एटमॉस्फेरिक एरोसोल is deposited onto the earth surface and retained in upper 2 से लेके 5 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल तक में ये आपको लेड फिर मिलेगा। सॉइल इन द विसिनिटी ऑफ माइंस, वो सॉइल
जो कहाँ होती है, जहाँ माइंस हैं, स्मेल्टर्स हैं, वहाँ लेड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है ये आप देखकर बताएं। देखिए हमने पढ़ा कि जो लेड की कंसंट्रेशन है वो जनरली जो सॉइल में है वो तो 15 से 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम है, लेकिन वो वाली सॉइल जो कहाँ है, माइन और स्मेल्टर्स के आसपास है, उसकी विसिनिटी में है, तो वहाँ लेड की कंसंट्रेशन 10,000 मिलीग्राम पर किलोग्राम से भी ज़्यादा है। तो सोचे उन लोगों का, उन मज़दूरों का, उन बेचारों का जो माइन पे काम करते हैं, स्मेल्टर्स में काम करते हैं, तो किस कदर ख़तरे में हैं। यहाँ एक वर्ड आ रहा है एरोसोल, एटमॉस्फेरिक एरोसोल। एरोसोल क्या है? अब बॉडी स्प्रे नहीं करते या कमरे में स्प्रे करते हैं, जो नन्हे नन्हे ज़रात होते हैं, वो फाइन सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनको हम एरोसोल बोलते हैं। Numerous studies have shown that clear impact of road traffic on level of lead। क्योंकि हम पेट्रोल में यूज़ करते हैं लेड, तो गाड़ियों के धुएं जो निकल रहे हैं उसमें भी लेड होता है, तो ज़मीन पे जो डस्ट पड़ी है उस डस्ट में लेड आ जाता है। तो यार बड़ा मसला है लेड का। डस्ट पार्टिकल्स कैन बी स्वेप्ट ऑन टू अ रोड साइड सॉइल एंड वेजिटेशन। फिर यही डस्ट पत्तों पे पड़ती है, दरख्तों में पड़ती है, फसलों पे पड़ती है। तो फल फ्रूट जो सड़कों पर बिकते हैं ना, उनको बहुत अच्छी तरह धोकर खाएं, और खुली हुई चीज़ें तो बिल्कुल ना खाएं जो सड़कों के किनारे पर मिल रही होती हैं। खुली हुई अशियाए, खुर्दनोश, ऐसी चीज़ें जिनको हम खा पी सकते हैं, वो सड़क के किनारे खड़े होकर सड़क के किनारे बिकने वाली चीज़ों को इस तरह ना खाएं, क्योंकि उन पर सड़क की धूल, मट्टी, गर्दो गुबार है। और बतौर एनवायरमेंटल केमिस्ट आप जानते हैं कि सिर्फ मट्टी मट्टी नहीं है, धूल नहीं है, उसके अंदर कितने ज़्यादा हैवी मेटल हैं, लेड है, बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं, पोल्यूटेंट्स है। लेड कैन बी मोबिलाइज्ड फ्रॉम सॉइल इनटू सरफेस रन ऑफ फ्लोइंग हैवी रेन। जब हैवी पानी बहता है, हैवी रेन, तो सॉइल की सतह से लेड मोबिलाइज हो जाता है। लेड कंपाउंड आर वेरी परसिस्टेंट, बड़े ज़िद्दी हैं, जहाँ पड़े रहते हैं पड़े रहते हैं। इवन इफ ऑल इमिशन वर सडनली टू सीज, लेड पोल्यूशन वुड रिमेन अराउंड अस फॉर सेंचुरीज। आप इसका नुकसान देखें कि लेड की जो इमिशन हो रही है, कहाँ से हो रही है? गाड़ियों से हो रही है, फैक्ट्रियों से हो रही है। लेड पेट्रोल जब हम यूज़ करते हैं उसके बर्न होने से, इस्तेमाल होने से लेड इमिशन हो रही है। लेड इतना ज़िद्दी है, लेड कंपाउंड इतने ज़िद्दी हैं कि अगर हम फर्दर लेड की इमिशन को रोक भी दें, अचानक रोक दें, फिर भी जो लेड की पोल्यूशन है वो सदियों तक हमारे इर्द गिर्द बरकरार रहेगी। वेरी हाई lead level of several thousand milligram per kilogram can be found in soil treated with lead containing pesticide। लेड का जो सबसे बड़ा ज़रिया है, यानी यूं कह लें कि एक बड़ा ज़रिया है, वो लेड एसिड बैटरीज है। लेड एसिड बैटरीज की रिसाइकलिंग या उनके यूज़ से ये लोकल इन्वायरमेंट को ख़तरा हो जाता है लेड का, ख़ास तौर पे उन आबादी को, उन लोकल इन्वायरमेंट को जो लेड एसिड बैटरी जहाँ रिसाइकलिंग होती है उनके प्लांट्स के करीब रहते हों। मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स आर लोकेटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया एंड लैटिन अमेरिका एंड दे प्रोसेस बैटरीज इंपोर्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। लेवल ऑफ लेड एज हाई एज 60,000 से 70,000 milligram per kilogram have been measured in soil and in the vicinity of lead battery recycling plants in the Philippines। ये देखा गया कि फिलिपाइन में जो लेड बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट्स थे वहाँ लेड का लेवल खौफनाक हद तक बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 70,000 तक बढ़ गया। लेड इज़ ए वेल नोन पॉइजन, बड़ा ही मशहूर पॉइजन है। अगर आप बट द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू लोअर लेवल हैव बीन कॉन्टेंचुअस। अगर ये देखा गया कि अगर लेड का, वैसे तो पॉइजन है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लेड चला जाए तो क्या इसका नुकसान होता है कि नहीं? तो ये एक ऐसी बात है जिसमें तजाद है। कंटेंचुअस कहते हैं मुतनाज़ा है, यानी कुछ लोग कहते हैं कि लेड का अगर थोड़े लेवल में भी, थोड़ी मिकदार में भी लेड से एक्सपायर होगा तो नुकसान होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर बहुत थोड़ी मिकदार में लेड से एक्सपायर होगा तो नुकसान नहीं होगा। ये एक कंटेंचुअस है, एक मुतनाज़ा बात है। There is a growing evidence of subclinical lead poisoning, especially among young children who play in polluted park। बच्चे मासूम है, पता नहीं है, polluted park, polluted garden, गलियों में, मैदानों में खेलते हैं, वहाँ मिट्टी होती है जिसमें लेड होता है और बच्चों को लग जाता है।
contaminated soil or a dust particle may be transferred to children hand and ingested accidentally or intentionally. मासूम है, पता नहीं. Human are exposed to lead from various sources and road dust. तो इसलिए जब भी आप रोड पे जाएं ना, जब भी आप रोड पे जाएं तो मास्क पहन के रखें. And soil can contribute to the total lead exposure. Approximately one half of the inhaled lead is absorbed, whereas smaller fraction of a lead ingested in food is absorbed. जो lead है ना, अक्सर तो वो हमारे सांस लेने से ही, इनहेल करने से एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो lead का है वो हमारी फूड के थ्रू हम इंजेस्ट कर लेते हैं. एक्सपोजर टू लो lead लेवल कैन कॉज नर्वस सिस्टम. अगर lead लेवल ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत हो, तो उससे भी मसले बनते हैं. कौन कौन से मसले? नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बिहेवियरल चेंजेस हो जाती हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन चिल्ड्रन. बच्चों में ना लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो जाती है, उनकी सीखने की सलाहियत मांद पड़ जाती है. बड़े मसले इस पे होते हैं. फिर आते हैं मैंगनीज की तरफ. मैंगनीज भी एक हैवी मेटल है. टोटल मैंगनीज कंसंट्रेशन इन सॉयल आर हाईली वेरिएबल. 20 से लेकर 3000 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक इसकी कंसंट्रेशन है मैंगनीज की. Soluble manganese ion are the most readily available of all the different form of manganese in soil. फिर deficiency and toxicity are both possible. मैंगनीज की डेफिशिएंसी और मैंगनीज की टॉक्सिसिटी दोनों पॉसिबल हैं. कैसे? डिपेंडिंग ऑन द मैंगनीज कंटेंट ऑफ सॉइल, द अवेलेबिलिटी ऑफ ए मैंगनीज इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीएच reducing and acidic condition could lead to excessive manganese which could have toxic effect. इसके दुष्परक्स अगर मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो जाए, मैंगनीज डेफिशिएंसी में अकर एट हाई पीएच इन एरोबिक कंडीशन. फिर मरकरी की तरफ चले जाते हैं. मरकरी भी एक हैवी मेटल है. द अबंडेंस ऑफ ए मरकरी इन द अर्थ क्रस्ट इज रिलेटिवली लो. हाउएवर हायर लेवल आर इनकाउंटर्ड वेयर सिन्नाबार एंड अदर मरकरी containing minerals are found. तो वहाँ मरकरी का लेवल ज़्यादा होगा. अर्थ क्रस्ट में मरकरी का लेवल बनिस्बत कम है, relatively लो. लेकिन वो जगहें जहाँ सिन्नाबार यानी मरकरी के कंपाउंड हैं या दूसरे मरकरी के मिनरल्स हैं, वहाँ मरकरी का लेवल ज़्यादा है, और मरकरी भी एक हैवी मेटल है. There are several sources of mercury in the environment, both natural and anthropogenic. नेचुरल तो हो गया जो फितरत की तरफ से, एंथ्रोपोजेनिक जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं. नेचुरल सोर्स इंक्लूड volatilization of a mercury vapors owing to its high vapor pressure followed by deposition on the earth's surface. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर यूज ऑफ मरकरी की बात करें तो स्पेशली organomercury compound have caused a serious pollution problems. A number of industrial processes utilize mercury and its compound, and mercurial waste is considered as the main source of pollutants. Anthropogenic source of mercury. Anthropogenic source क्या होते हैं? वो sources होते हैं जिसपे ह्यूमन इन्वॉल्व हो, इंसानी एक्टिविटी हो, लाइक क्लोरिनेटेड ये वर्ड है, एल्कली प्लांट्स, माइंस, स्मेल्टर्स जिसमें ओर्स हम निकालते हैं, पल्प मिल्स, कोल कंबशन, प्लास्टिक एंड ड्रग मैन्युफैक्चर, टिम्बर प्रेजर्वेशन, पेस्टिसाइड, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सट्रैक्शन, बैटरीज, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह. द यूज ऑफ मर्करी एज ए सीड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द यूज ऑफ मर्करी एज ए सीड ड्रेसिंग टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड इट्स यूज इन पेस्टिसाइड आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड. पहले ऐसे होता था कि पेस्टिसाइड में मरकरी इस्तेमाल किया जाता था, थर्मोमीटर में भी मरकरी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये रोक दिया गया है क्योंकि मरकरी बहुत पॉइजनस है. देयर हैव बीन मैनी रिकॉर्डेड केस ऑफ सीरियस मरकरी पोल्यूशन विद लिथल कॉन्सिक्वेंसेस. फिर निकल की बात करते हैं. निकल भी एक क्या है? हैवी मेटल है. तो जो निकल की बात करें, निकल इज ए हैवी मेटल. निकल इमिशन टू द एटमॉस्फेयर आर मोस्टली एंथ्रोपोजेनिक. बस इंसान ना होते तो एटमॉस्फेयर पे निकल की पोल्यूशन का मसला ना होता. तो जो निकल की पोल्यूशन है वो बुनियादी तौर पे ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक है. इंडस्ट्रियल सोर्सेज
account for more than 80% of the total emission. निकल लेवल इन सॉइल की बात करें तो जनरली बिटवीन 50 से लेके 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम, बट वेरी हाई लेवल may be found in some areas. किन एरियाज में? particularly in soil over serpentine deposits. serpentine क्या होता है? खास किस्म के रॉक्स होते हैं. concentration of nickel as high as 5000 मिलीग्राम पर किलोग्राम have been reported in some soil. देखें, जो बुनियादी तौर पे जो निकल लेवल है वो सॉइल में एक 50 से लेकर 100 मिलीग्राम तक है और ओके है, कोई इतना मसला नहीं. लेकिन बाहर जगह एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ सॉइल में जहाँ इंडस्ट्री लगाई होगी, कोई फैक्ट्री लगाई होगी, कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें निकल का काम हो रहा होगा, तो वहाँ निकल का जो कंसंट्रेशन है वो 5000 या इससे भी ज़्यादा हो जाती है. 5000 मिलीग्राम पर किलोग्राम से भी ज़्यादा हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा निकल का लेवल है. Plants seem to be more sensitive to nickel toxicity than animals. इसमें देखा गया है कि पौधे निकल से ज़्यादा मुतासिर होते हैं. Although both can be affected by nickel pollution. अगरचे दोनों ही निकल पोल्यूशन से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन पौधे ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि वो निकल से अफेक्ट हो. निकल कार्बोनाइल, ये निकल कार्बोनाइल है, is extremely toxic and emission is especially hazardous to mammals and humans. Nickel is introduced into the terrestrial environment as solid waste from metallurgical industries or as deposition of atmospheric emission. Another major source of nickel pollution is sewage sludge when applied to land. Application of a phosphate fertilizer से भी निकल आता है. अगर जब हम ज़मीन पे phosphate fertilizer इस्तेमाल करते हैं to cultivate land, ज़मीन पे कल्टीवेशन करने के लिए, तो ये भी ज़रिया है निकल का, source of nickel. And this could lead to elevated concentration since nickel together with other heavy metal is found in phosphate minerals in variable amount. तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. तो इसमें से यकीनन आपको समझ आया होगा. आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस पे आपके कोई भी सजेशन हो तो आप वो सजेशन दे सकते हैं. ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, इससे घबराएं नहीं. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.